सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप। इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम नया कुछ जानेंगे और वो है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। देखो, पार्टनरशिप के बारे में आपने कई बार सुना होगा, या जो पार्टनरशिप वर्ड है इस वर्ड को आपने काफ़ी टाइम सुना हुआ है। बहुत बार आपने कई जगह पे पार्टनरशिप शब्द को सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि पार्टनरशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, चलो, तो जैसा बेसिक मीनिंग आप जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी एक कॉमन काम को करते हैं और उस काम से जो भी प्रॉफिट उनको अर्न होगा या जो भी फ़ायदा होगा, वो प्रॉफिट को वो लोग आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यही तो मीनिंग है पार्टनरशिप का। इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी बारीकियां जानेंगे कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है अपने आंसर को लिखते समय, और इसको समझना अच्छे से। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो है ए जो है ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, और इस बिजनेस को ए पूरी तरह से रन कर रहा है, पूरी तरह से कंट्रोलिंग पावर जो है वो ए का है, मैनेजमेंट जो है वो ए का ही पूरा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये किस टाइप का बिजनेस चल रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप इस टाइप का बिजनेस वो कर रहा है। अब हमने अभी समझा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। मान लेते हैं कि ए जो है अपने बिजनेस एक्टिविटी को और आगे लेके जाना चाहता है, अपने बिजनेस को वो और एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ए जो है नया ब्रांच ओपन करना चाहता है। तो अगर नया ब्रांच या नई चीज़ उसको ओपन करनी है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ए को। तो सबसे पहले तो चाहिए पड़ेगा क्या कि ए जो है वो मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो ए हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता। ए का अपना खुद का क्या है, एक बिजनेस है जिस बिजनेस में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बट अगर मान लीजिए कि ए ने कोई दूसरा इसमें ब्रांच उसने खोल लिया, तो आपको क्या लगता है ए वहाँ पर भी अवेलेबल होगा वैसे ही जैसे कि वो पुराने बिजनेस में अवेलेबल है, वैसे ही वो काम करेगा क्या दूसरे ब्रांच में भी? तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करने की वो कोशिश भी करेगा तो कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फील्ड ऐसी होंगी जहाँ पर वो अच्छा काम कर रहा होगा, और कुछ कुछ फील्ड ऐसी होंगी जहाँ पे उसका ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, वो है मैनेजमेंट। तो एक ही पर्सन हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो होगा कैपिटल, क्योंकि हम लोगों ने समझा हुआ है कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो लिमिटेड है। बट अगर ए अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है तो ऐसे केस में उसको और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो ऐसे केस में सबसे बढ़िया इसके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो होगा पार्टनरशिप। वो क्या करेगा, एक ऐसे किसी पर्सन को ढूंढेगा या एक ऐसे किसी पर्सन को ऑफर करेगा जो कि एक ही बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। मतलब आपको क्या समझना है कि ऐसे पर्सन जिनका जो बिजनेस का जो मोटिव है या जो बिजनेस है वो कॉमन होना चाहिए, तभी यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो पॉसिबल है। अगर हम किसी और टाइप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी और टाइप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो आपके और मेरे बीच में पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। तो पार्टनरशिप तब पॉसिबल होगी जब दो व्यक्तियों के बीच में बिजनेस जो होगा वो कॉमन होगा। आपका भी सेम बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए और मेरा भी सेम बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपके और मेरे बीच में क्या हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए जो है इसी ऐसे ही पर्सन को ढूंढेगा जो इसके बिजनेस में क्या रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो। तो सपोज मान लेते हैं एक पर्सन है जिसका नाम है बी। तो अब क्या होगा, ए और बी दोनों मिल करके एक कॉमन बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इनका बिजनेस होगा वो कैसा हो जाएगा, कॉमन बिजनेस है। ए का भी इंटरेस्ट इसी बिजनेस में है और बी का इंटरेस्ट भी इसी टाइप के बिजनेस में है। अब फ़ायदा क्या होगा ऐसे केस में कि जब इस बिजनेस में एंटर करेगा तो बी अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा इसमें। ठीक है,
कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, साथ में बी की जो कुछ स्किल्स होंगी या जो मैनेजरल एक्टिविटी होगी बी की, वो भी इस बिजनेस में अब इन्वॉल्व होने लगेंगी धीरे धीरे। तो ऐसे केस में ए को थोड़ा सा जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों मिल करके इस बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप। राइट? क्या डेवलप हो जाएगा? पार्टनरशिप हो जाएगी इनके बीच में, और इस पर्टिकुलर बिजनेस से जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट इन दोनों ही पर्सन्स के बीच में किसी एक रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो ये पूरा जो आप एक्टिविटी को समझ रहे हैं, इसी को कहा जाता है पार्टनरशिप। अब हम इसको हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो बात कही गई है उससे समझते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। किन के बीच में रिलेशन है? ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है। Who have agreed to share the profit, और ऐसे लोग हैं ये यहाँ पर जो आपस में एग्री करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस से जो भी इनको प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट को ये क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है इनका मेन रिलेशन यहाँ पर। और ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, तो या तो ये हो सकता है कि इस बिजनेस को जितने मेंबर हैं सब चला रहे होंगे, साथ में सभी लोग एक्टिवली उसमें पार्ट कर रहे होंगे बिजनेस को रन करने में, और ये भी हो सकता है कि इन सब की जगह में कोई एक जो है वो सबके लिए काम कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है? तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसमें अब हम इसके कुछ फीचर्स जानते हैं और डिटेल में समझेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम पार्टनरशिप को और डिटेल में समझने के लिए इसके कुछ फीचर्स को समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, और इनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फीचर जो है वो है फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो ये होगा कैसे? अगर आपको और मुझे, हम दोनों को एक पार्टनरशिप में आना है तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंडर में सोल प्रोप्राइटरशिप आता हो। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो बिज़नेस का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे फॉर्मेशन अपना भाग हो गया है पार्टनरशिप, तो अब यहाँ पर कुछ लॉ बनाए गए हैं, उसके अंडर आएगा आपका पार्टनरशिप। तो हमारे पार्टनरशिप में हमारे भारत के अंदर जो एक्ट लगता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है? इस डेट को आप याद रखें। इस एक्ट के अंदर आता है पार्टनरशिप। अब ये एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर हमें किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो उन व्यक्तियों के बीच में, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या आपको याद रखना है? एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो इस बात का प्रूफ होगा कि उन दो पर्सन के बीच में क्या हो रही है? पार्टनरशिप हो रही है। अगर ये एग्रीमेंट ये दोनों पर्सन कर लेते हैं तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो लीगल हो जाती है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप की जाएगी वो किसी लॉफुल बिजनेस के लिए किया जाएगा। मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए आपका जो कानूनी तौर पे सही है। ठीक है? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो हमारे कानून की नज़र में जो है वो इलीगल है, लाइक कि रॉबरी करना, है ना? कि अगर कोई दो चोर हैं मिल करके आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार अपन मिलके क्या करेंगे, चोरी करेंगे और जितना भी पैसा आएगा वो अपन लोग बांट लेंगे। अब अगर ऐसे केस में क्या होगा कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अगर एग्री नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो वो जाकर कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टनरशिप इन लोगों ने जो की है
ये एक इलीगल पार्टनरशिप है। इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप जो होती हैं वो वैलिड नहीं होती है। तो जो भी ऐसे बिजनेस जो हमारे कानून के नज़र में लीगल है, उन्हीं बिजनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जो अनलॉफुल है या हमारे कानून की नज़र में इलीगल है, इस टाइप के बिजनेस के लिए कभी भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो लीगल नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो भी काम यहाँ पे होगा वो प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मेनली जो पार्टनरशिप हो रही है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हो रही है। मतलब मेन जो एम है पार्टनरशिप को करने का, उसका वो क्या है, एम है प्रॉफिट को अर्न करना। अगर प्रॉफिट अर्न करने का आपका मेन जो पर्पस है वो नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी जो वो पार्टनरशिप है वो मानी ही नहीं जाएगी कि वो पार्टनरशिप है। कि जैसे कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऐसे केस में इसको भी पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का मेन मोटिव होना चाहिए, तब जाके जो आपकी पार्टनरशिप है वो लीगल मानी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट की अपन बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड कहते हैं इसको। और ये जो डीड है या ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स एक बिजनेस को रन करेंगे उन सबके बीच के रिलेशन को इसमें मेंशन किया जाएगा। कि सपोज मान लेते हैं ए और बी है, तो इस एग्रीमेंट के अंदर ए के सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ए की क्या ड्यूटी है, ए का क्या राइट है, ए के क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या इसके चीज़ें हैं जो ए को दी जाएंगी। और बी के पर्पस के हिसाब से भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि बी की क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, बी के क्या राइट्स हैं, कौन कौन से काम बी को करना है, कौन कौन से काम ए को करना है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो इस एग्रीमेंट में लिखा रहता है। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, लायबिलिटी। सो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, तो इसमें लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर होंगे, सभी पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, जिसको अपन आगे बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर, उन सभी की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म होगी, ठीक है, जिसमें ये लोग काम कर रहे होंगे, इस फर्म को या इस बिज़नेस को, जो बिज़नेस ये लोग रन कर रहे होंगे, इस बिज़नेस को मान लेते हैं कभी क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, और तो ये जो लॉस है इसको पे करने के लिए या इसको चुकाने के लिए सबसे पहले जो इनके बिजनेस की जो एसेट्स होंगी उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी ये जो लॉस है बिजनेस का, ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस इस एसेट से, बिजनेस की एसेट से अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स पे यहाँ पर क्लेम आएगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल एसेट को बेच करके भी हमें हमारे फर्म की लायबिलिटी को पूरा चुकाना पड़ेगा। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। अब नेक्स्ट फीचर हमारा है रिस्क बियरिंग। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि जितना भी टोटल रिस्क होता है बिजनेस के अंदर वो किसी एक पर्सन के ऊपर होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या एडवांटेज मिल जाता है कि एक बिजनेस का जो भी रिस्क होगा वो जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, सभी में क्या होगा, वो रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे केस में किसी एक पर्सन के ऊपर सारा भार नहीं होता है रिस्क का। तो जितने भी पर्सन होंगे या जितने भी पार्टनर्स होंगे एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सभी पार्टनर्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा, रिस्क होगा। अब ये जो रिस्क होता है ये कैसे बियर किया जाता है, तो इनके बीच में एक रेशो होता है। ठीक है, कि एक रेशो के हिसाब से जो रिस्क होता है वो बियर किया जाता है और इसी रेशो के हिसाब से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें कि एक पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर रेशो होता है, जिस रेशो के बेसिस पे बिजनेस का जो रिस्क है और जो प्रॉफिट है, या आप इसको लॉस भी बोल सकते हो, लॉस है,
तो ये जो लॉस है या प्रॉफिट है ये जो है ये किसी एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड होता है, जो कि पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे फर्म के अंदर होंगे उन सभी के बीच में क्या रेशो होगा वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप नोट करें कि अगर ये रेशो डिसाइडेड नहीं है, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये जो रेशो है ये सभी का इक्वल रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर कोई दो पार्टनर है ए और बी और इनका पहले से कोई भी रेशो डिसाइडेड नहीं है, तो ये दोनों जो पार्टनर है ये इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1 का इनका रेशो रहेगा इनके बीच में। तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या जो भी बिजनेस में लॉस होगा वो इन दोनों को आधा आधा क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर कोई तीसरा पार्टनर भी आ जाता है, मान लेते हैं सी, तो इसका रेशो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इन सबका कैसा रिस्क हो गया, सबका बराबर का रिस्क हो गया और बराबर का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ कब फॉलो की जाएगी, जब हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड रेशो पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो। तो ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये कहा गया है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स माने जाएंगे, तो सबके बीच का रेशो कैसा होगा, बराबर का होगा। तो इस तरह से क्या होता है, रिस्क बियर किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखो क्या होता है कि अब अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस केस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना फर्म के अंदर, सभी का कंसेंट होना ज़रूरी है किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे। अब मान लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप में कोई एक पर्टिकुलर हमें क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है और फर्म के अंदर मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए ए, बी, सी तीनों का कंसेंट होना ज़रूरी है, तीनों की राय जानना ज़रूरी है। तीनों ही अगर उस पर एग्री होंगे तब जाके ये जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। अगर तीनों में से किसी ने भी मना कर दिया या कोई भी एक पर्सन या हमारा कोई भी एक पार्टनर अगर एग्री नहीं होगा तो ऐसे केस में इस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग में सभी का कंसेंट होना ज़रूरी है। और अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो बिजनेस की जो डे टू डे जो एक्टिविटी होती है वो पार्टनर्स या तो सब मिलके करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो भी वर्क होता है जो पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पार्टनरशिप में डिसीजन लिए जाते हैं और कंट्रोल किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। देखो अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि पर्सन तो था एक ही, मालिक तो एक ही था बिजनेस का। अगर वो मालिक जो है, वो जो ओनर है बिजनेस का, अगर उसको कोई हेल्थ इशू है या उसकी मान लेते हैं अचानक क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में एक एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनमें से किसी भी अगर एक पार्टनर की मान लेते हैं डेथ हो गई है या एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट चाह रहा है, तो ऐसे केस में बाकी बचे हुए जो पार्टनर्स होते हैं वो सब लोग मिल करके उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, सपोज ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब मान लेते हैं कि इन तीनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का मान लेते हैं क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। सपोज मान लेते हैं वो बिजनेस से क्या चाहता है, रिटायरमेंट चाह रहा है, अब वो बिजनेस को कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही थी वो हो जाएगी एंड। ठीक है, अब बचे कितने पार्टनर, बी और सी पार्टनर बचे हुए हैं। तो अगर ये लोग चाहें तो ये लोग आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके इसी बिजनेस को दोबारा से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस में रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी एक पार्टनर की, तो ऐसे केस में उस बिजनेस को वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया जाता है। लेकिन जो बचे हुए पार्टनर हैं अगर वो चाहें तो वो मिल करके उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ पार्टनर। भाई ये इंपॉर्टेंट है
ठीक है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मिनिमम की बात करें कि एक पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो कितने होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पर 2 पार्टनर होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अकेला जो है वो पार्टनरशिप कैसे कहलाएगा, वो तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। अगर एक 1 पर्सन है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तब जाके क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप मानी जाएगी। और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हमें 2 बातों को समझनी होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, इसको ध्यान से समझना। देखो, पहली बात यहाँ पे क्या बोली गई है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, मतलब कि हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013, इसके हिसाब से जो सेक्शन नंबर 464 है, इसमें बोला गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट सेट की गई है वो है 100। कितना है वो है 100 है। लेकिन अगर हम इसके रूल के हिसाब से चलें तो रूल में इसको कहा गया है कि मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 50 होंगे। और यहाँ पर जो रूल है वो है कंपनीज एक्ट 2014 का रूल नंबर 10, इसके हिसाब से कहा गया है कि मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 50। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप मैक्सिमम में 100 लिखेंगे या मैक्सिमम में 50 लिखेंगे, तो कौन सा लिखेंगे आप। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 464 कहा गया तो आप 100 लिखेंगे, और रूल के हिसाब से कहा जाएगा तो 50 लिखेंगे। पर ज़रूरी नहीं कि दोनों बातें यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो क्वेश्चन में। तो आपको समझना पड़ेगा कि रूल जो होता है वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए है। हमारे यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये बोला है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 100 है। बट अभी के लिए यहाँ पर एक जो लिमिट सेट की गई है वो है 50। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 होगा आपका आंसर। और जो मैक्सिमम जो है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट किया गया, अपर लिमिट जो सेट की गई है वो है 100। अब ये हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो नंबर है इसको ऊपर नीचे कर दिया जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे 50 है तो अभी जाके कुछ 55 हो जाए या 70 कर दे, पर मैक्सिमम जो है वो कितना है, वो है 100। तो रूल के हिसाब से अभी क्या चल रहा है, 50, और एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 100। इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं अभी तक के। और दूसरी बात, जो भी पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात जो की गई है वो कंपनीज एक्ट में किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसमें मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात इस एक्ट में नहीं कही गई है। वो जो चीज़ है वो कंपनीज एक्ट में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं इसमें। अब जो नेक्स्ट हमारा फीचर है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यहाँ पर ये है, तो जैसा कि हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक डेफिनेशन डिस्कस की थी, जिसमें लिखा हुआ है कि अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हो रहा है कि या तो एक बिजनेस के अंदर सभी पार्टनर्स मिलकर के काम कर रहे होंगे, या फिर सभी पार्टनर्स की जगह पर कोई एक जो है वो उनको सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर एक जो पार्टनर है वो सबको रिप्रेजेंट करता है, और तो सभी जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, सभी जो होते हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी जो होते हैं वो ओनर होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हर पार्टनर अपने आप में क्या है, एक ओनर है बिजनेस का, और वही पार्टनर जो है वो एजेंट भी है उस बिजनेस के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा एडवांटेज होगा वो होगा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सो अगर हमें एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना है तो हमें जो चाहिए है वो है मेनली पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो ऐसे केस में आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप बड़े आसानी से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के। इवन हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है
वो हमारी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए भी नहीं बोलता है कि आपको अपने फर्म को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। इसी तरह से अगर हमें पार्टनरशिप फर्म को क्लोज भी करना है तो इसमें भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है क्लोजर में। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग की, तो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि एक फर्म के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सब लोग जॉइंटली मिल करके उस डिसीजन को लेते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं या जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, जितना भी टोटल काम होता है पार्टनरशिप फर्म का, उस काम को हर पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके नॉलेज, उनके स्किल के हिसाब से कि जो भी जिस भी फील्ड में अच्छा होगा हम वो काम उस पर्सन से करवाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी काम को बार बार करता है तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसे केस में उस पर्सन के पास में उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे ही करके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं हमारे फर्म के अंदर, उन सभी को अपने अपने फील्ड में क्या होता है, एक नॉलेज हो जाता है, एक स्किल आ जाती है। तो ऐसे केस में सभी जगह पर जो एक बैलेंस बन जाता है हमारे पूरे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और इसीलिए सब लोग मिल करके क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मोर फंड। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन जो होता है वो ओनर होता है और उसी को क्या करना पड़ता है, बिजनेस के अंदर सारा जो कैपिटल है उस पर्टिकुलर पर्सन को ही लगाना पड़ता है। ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि यहाँ पे फाइनेंस की एक लिमिट रहती है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस या बहुत ज़्यादा पैसा एक जो सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में नहीं लगा सकता। तो पार्टनरशिप से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर एक फर्म में होते हैं, सपोज मान लेते हैं कि अगर 2 पार्टनर हैं हमारे फर्म के अंदर, तो ऐसे केस में ए जो होगा ये भी अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस के अंदर, और बी भी क्या करेगा, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस के अंदर। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों के कैपिटल जो है वो जुड़ जाएंगे और जो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोई एक कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो अगर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कैपिटल का जो साइज़ है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केस में फाइनेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल को कुछ ना कुछ क्या करता है, बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फंड यहाँ पर अच्छा अवेलेबल रहता है पार्टनरशिप के केस में। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ रिस्क की, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क में क्या होता है कि हमने देखा कि जो भी पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनके बीच में क्या होता है, एक रेशो होता है, जिस रेशो से ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इनका ये रेशो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे फर्म में वो सब क्या होंगे, इक्वल पार्टनर होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इनके बीच में जो रिस्क होता है, जो फर्म का जो बिजनेस का रिस्क होता है वो इस तरह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में। अब कई बार क्या होता है कि जो रेशो होते हैं वो कैपिटल के बेसिस में होते हैं, तो जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उसका जो रेशो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर मान लेते हैं बिजनेस में रिस्क है या बिजनेस में लॉस है तो उसको लॉस भी ज़्यादा होगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्क का। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा कि रिस्क जो है पूरा पूरा किसी एक ही पर्सन को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर रेशो में। फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट सीक्रेसी। अब सीक्रेसी को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप अकाउंट होता है, ठीक है, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो अकाउंट्स होते हैं वो हमें पब्लिक नहीं करने पड़ते हैं।
इसलिए हमारे जो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है, ये हमें किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर जब ये सारी चीज़ें हम किसी को बताएंगे नहीं तो हमारे बिज़नेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो बाहर जाएंगे नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है। तो ये एक एडवांटेज होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, चलिए अब ये थे हमारे क्या मेरिट्स। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा इसके मेरिट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो हम जानते हैं या हमको पता है कि हर चीज़ के दो फेस है। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप ही एक लास्ट एक सोल्यूशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप में भी है, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स पार्टनरशिप के भी हैं। तो चलो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पार्टनरशिप का लिमिटेशन है वो क्या है, हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया और उस लॉस को चुकाने के लिए सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो बेची जाती हैं, उनसे जो पैसा आता है वो पैसा डेट्स को चुकाने में लगाया जाता है। मान लेते हैं कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और इतना ज़्यादा लॉस हो गया है कि बिजनेस की एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आया है उस पैसे से भी वो डेट्स चुका नहीं पा रहे हो आप। तो ऐसे केस में हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल एसेट को बेचना पड़ता है। ठीक है ना, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को चुकाया जाएगा डेट्स में। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। अब ये लिमिटेशन कैसे हुई, तो होता ये है कि सभी पार्टनर जो एक पार्टनरशिप बिजनेस में होंगे सब लोग एक बराबर तो होंगे नहीं। सबके पास जो पैसा होगा या सबकी जो वेल्थ होगी वो एक जैसी होगी नहीं। कोई ऐसा होगा जिसकी वेल्थ ज़्यादा है, किसी की वेल्थ कम है। तो ऐसे केस में पता है क्या होता है कि अगर किसी की वेल्थ ज़्यादा है तो उसी पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है क्योंकि उसके पास वेल्थ ज़्यादा है और बाकी सारे पार्टनर्स के पास उतनी वेल्थ नहीं है। तो जो पूरा जो ओवरऑल जो बर्डन होता है वो उस पर्टिकुलर पार्टनर पे चला जाता है। इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होना पार्टनरशिप में क्या है, एक लिमिटेशन है। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो पार्टनरशिप जो होती है वो स्मॉल स्केल बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है पार्टनरशिप करना। लेकिन अगर इन फ्यूचर इसी बिज़नेस को हमें बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाना है और लार्ज स्केल में अगर हमें करना होता है तो ऐसे केस में यहाँ पे जो कैपिटल जो होती है वो और ज़्यादा चाहिए होगी और हमारे जो पार्टनर्स होंगे पहले से उनके पास जितना भी कैपिटल था वो लोग और इन्वेस्ट कर चुके हैं बिज़नेस में। दूसरी चीज़ कि हम और नए पार्टनर्स को ला सकते हैं क्या, तो अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप में जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, उसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है। तो हम बहुत ज़्यादा पार्टनर्स को हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं ला सकते। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे लार्ज स्केल में किसी भी बिजनेस को ले जाने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है एक पार्टनरशिप के अंदर। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी यहाँ पे रहते हैं पार्टनरशिप में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स की मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए कि किसी एक पार्टनरशिप फर्म में कोई 5 पार्टनर है, ठीक है ना, A B C D और E। एक पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हैं, मान लेते हैं 5 पार्टनर हैं। अब ये जो 5 जो पार्टनर है ये किसी अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, सबकी अलग अलग सोच होगी और हमें अगर पार्टनरशिप करना है तो हमें इन सबको मिला करके आगे बढ़ना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर किसी एक चीज़ पे अगर डिसीजन लेना है बिजनेस के अंदर तो इन 5 का कंसेंट होना ज़रूरी है, या जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर हैं सबका कंसेंट होना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर डिसीजन पे।
तो कई बार क्या होता है, सबकी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोच है, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सभी लोगों के पास में अलग अलग चीज़ों का क्या है, एक्सपीरियंस है। तो कोई एक बात जो है किसी के हिसाब से सही है, तो वही चीज़ जो है वो किसी के हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। तो आपस में क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है इनके बीच में। और कई बार क्या होता है कि इसी डिस्प्यूट के कारण अगर किसी एक पार्टनर ने पार्टनरशिप को छोड़ दिया, तो सारा जो पार्टनरशिप जो बना हुआ है इनके बीच में वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये होने के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, है ना, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। सपोज मान लीजिए ए बी सी, ये 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर। अब किसी वजह से अगर मान लेते हैं एक ही डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम है ये, एक मतलब सारी चीज़ें फिर यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। अब अगर चाहें तो बी और सी ये दोनों मिलके एक नया एग्रीमेंट बनाएं और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये होती है, तो पार्टनरशिप में डेथ हो जाना या रिटायरमेंट हो जाना या इंसॉल्वेंसी हो जाना किसी भी पार्टनर की, या किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाना, इससे क्या होता है कि जो पार्टनरशिप चल रही होगी उन पार्टनर्स के बीच में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम लिमिटेशन है पार्टनरशिप का, दैट इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप फर्म को लीगल तौर पे अपने जो अकाउंट्स होते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो पब्लिक करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी एक पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही है तो पब्लिक भरोसा कैसे करे। जनरली क्या होता है कि पार्टनरशिप के जो बिजनेस का एक जो टाइप है, इस पे पब्लिक जो है वो बहुत कम भरोसा करती है, क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं या जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है किसी एक पार्टनरशिप फर्म की, वो पब्लिकली कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती है। तो ऐसे केस में जो पब्लिक है उसके पास में उस पर्टिकुलर फर्म को लेकर के उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिक को पता नहीं चल पाती। इसीलिए जो पब्लिक होती है वो बहुत कम भरोसा करती है किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो एक प्रॉब्लम है ये, एक लिमिटेशन है ये, जिससे कि जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर है तो वो बहुत कम रहता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को लेकर के। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कंपनी क्या करती है, हर साल अपना जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो रिलीज़ करती हैं, पब्लिसाइज करती हैं, लोगों को पता चलता है उससे कि कैसे वो काम कर रही है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कैसे काम किया जा रहा है, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें बताने की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और लीगली ये बाउंडेड भी नहीं है। इसीलिए जो पब्लिक होती है वो पार्टनरशिप जैसे फर्म में या पार्टनरशिप बिजनेस पे बहुत कम भरोसा करती है। सो ये थे कुछ लिमिटेशंस पार्टनरशिप के। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।